वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वे स्टैंड। तो डे 11 में यूरो में ग्रुप बी का भी मैच डे 3 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग के सामने आ चुका है ग्रुप बी का स्टैंडिंग। तो कल जो दो मैचेस थे उनमें से एक था आपका अल्बानिया स्पेन और दूसरा था एक हाई वोल्टेज मैच जो हुआ क्रोएशिया और इटली के बीच। तो देखिए, स्पेन और अल्बानिया वाला जो मैच है उसको लेके ज्यादा बात करने की कोई मतलब नहीं है। वो मैच साइड में चल रहा था। तो स्पेन का जो बी टीम है आप कह लो, वो मैच खेल रहे थे विद अल्बानिया। अल्बानिया भी ठीक-ठाक खेल रही थी, लेकिन स्पेन के पास वो क्वालिटी है, उनके बी टीम के पास भी, क्योंकि उनके पास फेरन टोरेस जैसा प्लेयर है, उनके पास डैनी ओल्मो है। तो इसलिए ऑब्वियसली दे विल गेट दैट विन। लेकिन वो लोग भी मतलब ठीक-ठाक खेले, डिसेंट सा परफॉर्मेंस डिलीवर किए और 1-0 हरा दिए वो लोग अल्बानिया को। तो ये मैच से तो ज़्यादा बात करने का कुछ है ही नहीं। तो मेन जो अट्रैक्शन था कल, वो था आपका क्रोएशिया और इटली के बीच का मैच। और वो चीज़ ओह बॉय! इट डिलीवर्ड विथ ऑल द एक्सपेक्टेशंस व्हिच वी हैड, क्योंकि वो सारे एक्सपेक्टेशंस जो हम लोग सोच रहे थे वो मैच से हम लोगों को मिलेगा, वो सारा चीज़ कल ये मैच से हम लोग को देखने को मिला है। तो इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, तो ये मैच आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया मैच रहा होगा, क्योंकि इट वाज़ एन इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द टीम्स। जब मैच शुरू हो रहा था, उससे पहले ही हम लोग को मालूम था कि मैच के स्टेक्स क्या हैं और स्पेशली फॉर क्रोएशिया ये स्टेक्स कितना हाई है। तो क्रोएशिया को अगर अगले राउंड में प्रोग्रेस करना था, तो उनको इस मैच से 3 पॉइंट निकालना ही होता। और जब मैच शुरू हुआ, तो आप कह सकते हो कि पहले मिनट में हम लोग को एक वर्ल्ड क्लास कर्लर गोल देखने को मिल सकता था, जो कि आपका सुसिच ने ट्राई किया था। एक शानदार सा कर्लर था वो, लेकिन डोनारूमा को आपको बहुत क्रेडिट देना होगा कि कल ही हैड अ फैंटास्टिक डे। और वही चीज़ दिखाता है कि डोनारूमा जब इटली के लिए खेलते हैं, तो वो एक बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वो एक बेहतर गोलकीपर शायद बन जाते हैं, जो कि वो पीएसजी के साथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन पहले मिनट में अगर वो सेव वो नहीं कर पाते, तो पहले ही क्रोएशिया मैच में 1-0 लीड ले लेते। तब मैच का जो एंटायर डायनामिक्स है, वो चेंज हो जाता। तो इसीलिए वो सेव इटली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वो सेव करने के बाद अगर पहले हाफ का मैं बात करूं, तो पहले हाफ में क्रोएशिया के पास शायद बॉल ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो लोग उतना थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे आगे जाते हुए, क्योंकि इटली एक अच्छा डिफेंसिव शेप मेंटेन कर रहे थे और क्रोएशिया को अलाउ नहीं कर रहे थे अपने बॉक्स के अंदर। तो इसलिए क्रोएशिया जो करने की कोशिश कर रही थी, वो स्क्वायर पासेस खेल के, क्रॉस डाल के, हेडर से वो लोग गोल मारने की कोशिश कर रहे थे, या फिर बाहर से वो लोग शॉट ले रहे थे, क्योंकि बिहाइंड द रन जब वो लोग बना रहे थे क्रोएशिया इटली के पीछे, तब वहां पे ज्यादा टाइम इटली उन लोगों को ऑफसाइड ट्रैप कर पा रहे थे। तो इसीलिए फर्स्ट हाफ में जब इटली अटैक कर रहा था, तो उस टाइम पे वो ज्यादा इंटरटेनिंग लगा, ज्यादा थ्रेटनिंग लगा, और लग रहा था कि इटली शायद पहली हाफ में गोल स्कोर कर दे। तो पहला हाफ नील था आपका, और पहले हाफ खत्म होने के बाद यू कैन से कि इटली वाज द बेटर टीम। लेकिन सेकंड हाफ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले हाफ से फुटबॉल या एंटरटेनमेंट आप जो भी कह लो, वो ज्यादा होगा, और वो चीज ये मैच ने डिलीवर किया है। ये मैच वाज दैट गुड, दैट मच competitive, that much electrifying, that was outstanding in the second half। मतलब सेकंड हाफ में अभी जितने भी सारे मैचेस यूरो में अभी तक हुआ है, मैं कहूंगा दिस सेकंड हाफ was the best second half we have watched इन दिस ईयर यूरो टिल नाउ। क्योंकि सेकंड हाफ में वो सारा चीज हम लोग को देखने को मिलता है, दोनों ही टीमों के तरफ से वो अर्जेंसी देखने को मिलता है। जो पहले हाफ में हम लोग कंप्लेन कर रहे थे कि क्रोएशिया के पास से हम लोग को वो इंटेंशन, वो अपफ्रंट क्वालिटी नहीं देखने को मिल रहा है, वो सेकंड हाफ में क्रोएशिया प्रोवाइड कर सकता था। और वही चीज वो लोगों ने सेकंड हाफ में प्रोवाइड किया है, कि वो लोग और भी ज्यादा रिक्स ले रहे थे, और भी ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, और भी ज्यादा हाईलाइन प्रेसिंग कर रहे थे, और उसके साथ साथ वो लोग गोल मारने की भी बहुत बढ़िया बढ़िया चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और दूसरी तरफ इटली को भी आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि इटली स्पेशली डोनारूमा, बस्तोनी, ये सारे लोग बहुत बढ़िया खेल रहे थे, और ये लोग अच्छा डिफेंस कर रहे थे। और उसके साथ साथ अप फ्रंट आप रास्पिडोरी हो, या फिर आपका पेलिग्रिनी हो, और उसके साथ बड़ेला हो, ये सारे लोग अप फ्रंट चांसेस क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो सेकंड हाफ एक बहुत
स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम बोथ द टीम्स। दोनों ही अपने एक दूसरे के साथ टो टू टो जा रहे थे और मिडफील्ड में एक बहुत बढ़िया फाइट हम लोग को देखने को मिल रहा था। बॉल विन करने के लिए, सेकंड बॉल जीतने के लिए, डुएल जीतने के लिए, वो आपका कोवाचिच हो, मॉड्रिच हो और दूसरी तरफ इटली के जितने भी सारे मिडफील्ड में प्लेयर्स थे, सारे लोग एक साथ एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और वो चीज़ हम लोग को प्रॉपर्ली इस मैच में देखने को मिला। और सेकंड हाफ में एक वक़्त आता है जब क्रोएशिया को एक पेनल्टी मिल जाता है, जो कि एक पेनल्टी है क्योंकि वो फ्रातेसी का हाथ में वो लग गया था बॉल, तो इट वाज़ अ पेनल्टी। और पेनल्टी स्पॉट से मॉड्रिच का पेनल्टी उतना अच्छा नहीं था, उतना खराब भी नहीं था, लेकिन फिर भी डोनारुमा को आपको क्रेडिट देना होगा कि उसने पेनल्टी से सेव निकाल के इटली को गेम में रखा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है कि विदिन अ मिनट क्रोएशिया वहाँ से ही गोल मार देती है। बॉल बाहर आता है, वहाँ से फिर से वो लोग एक क्रॉस डालते हैं और मॉड्रिच बॉक्स के अंदर रहता है लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर, लाइक अ पोचिंग स्ट्राइकर। और वो रिबाउंड में डोनारुमा को जो सेव किया था, उसके रिबाउंड में मॉड्रिच उसको गोल मार देता है। और उसके बाद मैच का तो पूरा सिचुएशन जो डायनामिक्स है वो एकदम से बदल जाता है और क्रोएशिया ज़्यादा से ज़्यादा भी अटैक करने लगते हैं। जब क्रोएशिया 1-0 लीड में थे, तो टेबल ऐसा ही आ रहा था कि क्रोएशिया नंबर 2 में फिनिश करेंगे और इटली नंबर 3 में। तो उसके बाद बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन किए दोनों ही टीमों ने, लेकिन फिर भी इटली के पास कोई आंसर नहीं था या फिर वो लोग अगर आगे जा भी रहे थे, तो वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत इंडिसिशन दिखने को मिल रहा था हम लोगों को क्योंकि वो प्रेशर में थे और दूसरी तरफ फाइनल बॉल भी उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। धीरे-धीरे मैच 90 मिनट्स तक पहुँच गया और हम लोग ये नैरेशन हम लोग के अंदर चल रहा था कि क्रोएशिया, वी हैव टू गिव देम अ ह्यूज क्रेडिट क्योंकि वो लोग एंड में जाके कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई वे फाइंड ही कर लेते हैं, ढूँढ ही लेते हैं टू यू नो कम बैक इन द मैच एंड विन। लेकिन यहाँ पे फिर से और एक ट्विस्ट आ जाता है। मैच खत्म होने के बिल्कुल ही कुछ सेकंड्स पहले, तो पहले तो 90 मिनट्स तक इटली 1-0 ट्रेल ही कर रहा था। उसके बाद जब स्टॉपेज टाइम शुरू हुआ तो वहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि 8 मिनट स्टॉपेज टाइम दिया गया है। इसको लेके मेरा थोड़ा कंसर्न है कि मुझे नहीं मालूम कि क्यों 8 मिनट तक दिया गया? अभी तक कोई भी मैचेज़ में ऐसा तो स्टॉपेज टाइम नहीं दिया गया है। आप लोग कह सकते हो कि स्कॉटलैंड हंगेरी के बीच जो मैच था वहाँ पे 10 मिनट प्लस हम लोग को स्टॉपेज टाइम देखने को मिला क्योंकि वहाँ पे तो एक इंजरी हो गया था, तो इसलिए मैच बंद था। लेकिन कल ऐसा कुछ एज़ सच नहीं हुआ। लोग कहेंगे कि वो पेनल्टी वाला सिचुएशन में शायद वक़्त गया, लेकिन फिर भी यू कैन गिव 5 टू 6 मिनट, आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन 8 मिनट का कैलकुलेशन क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन 8 मिनट के लास्ट मिनट पे मैच खत्म होने से पहले ज़काग्नी ने एक परफेक्ट गोल स्कोर कर दिया और उसमें इटली का जो बिल्डअप था दैट वाज़ आल्सो परफेक्ट। और अपना नर्व कंट्रोल करके एकदम मैच के एंड मोमेंट में इटली वो गोल प्रोड्यूस करके पूरे ही वर्ल्ड को, इंटर क्रोएशिया टीम को शॉक कर दिया। हम लोग भी शॉक हो गए कि हम लोग को नहीं लग रहा था कि अभी इस मैच से इटली कोई भी पॉइंट निकल पाएँगे। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा कि एक प्रेशर सिचुएशन में, एक क्रंच मोमेंट में कैलिफियोरी ने वो क्या बढ़िया शानदार पास दिया था ज़काग्नी को। और ज़काग्नी का भी जो फिनिश है, इट वाज़ पिच परफेक्ट फिनिश। It was a perfect goal, a perfect equalizer to score in a match, in a moment like that. तो मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे और आई वाज़ सो मच एक्साइटेड। और ये मैच देखने के बाद तो हम लोग बहुत खुश हो गए। तो ये मैच का सेकंड हाफ बिल्कुल ही इलेक्ट्रीफाइंग था, बिल्कुल ही एंटरटेनिंग था। दोनों ही टीम अच्छा खेले, दोनों ही टीम को जीतने का जो इंटेंशन, जो कैरेक्टर, वो दोनों ही टीम शो कर रहे थे पिच पे। तो इसीलिए अगर आप ओवरऑल बात करें तो दोनों ही टीम इस मैच से कुछ ना कुछ डिजर्व करते थे। तो इसलिए आई विल से कि 1-1 इज अ फेयर रिजल्ट एट द एंड। और ये होने के बाद टेबल फिर से चेंज हो गया एंड हार्ड लक टू क्रोएशिया, बैड लक टू देम कि वो लोग अभी अभी तो मुश्किल लग रहा है कि वो लोग अगले राउंड में जा पाएंगे क्योंकि उनका पॉइंट अभी हो गया है 2। दूसरे ग्रुप्स में क्या होता है, जो टीम नंबर 3 में फिनिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका पॉइंट 3 पॉइंट ही होता है क्वालीफाई करने के लिए। तो 2 पॉइंट में क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि गोल डिफरेंस भी क्रोएशिया के फेवर में नहीं है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि मोरल लेस क्रोएशिया अभी इस
टूर्नामेंट से बाहर हो जाएँगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आज भी 4-4 मैचेज़ हैं, तो उनको लेके भी मैं मैच रिएक्शन वीडियो कल लेके आऊँगा और कल जो 2 मैचेज़ थे, स्पेशली इटली और क्रोएशिया के बीच जो मैच हुआ, उसको लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है? आपको कैसा लगा ये मैच और ये गेम देख के आप खुश हुए, एक्साइटेड हुए? वो मुझे ज़रूर बताएँ। आपका ओपिनियन, आपका राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएँ। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट कर दो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है, जो यूरो देख रहे हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं कल, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।